अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हो आप सब लोग। अच्छा, लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने जो फ़ेस टू फ़ेस क्लासेस ली उसमें हमने ह्यूमन राइट्स को पढ़ लिया था। इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम पढ़ चुके थे, तो इस टॉपिक पे मैं ज़्यादा उसके ऊपर तो फोकस नहीं करूँगी। बेसिक आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान। फर्स्ट अगर हम देख लें तो इसकी डेफिनेशन उन्होंने बताई हुई है, आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। और बाकी आप कहीं से भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, जो हम पहले भी इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन क्लास में हो चुकी है। ओके, फर्दर हम आ जाते हैं सब्सटेंटिव राइट्स के ऊपर। राइट्स टू लिव, राइट्स टू अ फेयर ट्रायल, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, कंसेंसस एंड रिलीजन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट्स। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने ऑन एंड ऑफ हिस्टोरिकल जब हमने पढ़ा तो उसमें देखा, किसी ने राइट टू लाइफ के ऊपर बात की हुई है, तब ह्यूमन राइट्स की बात हुई। किसी ने टॉर्चर, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर की बात की थी, किसी ने फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी से बात की थी, किसी ने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की, मूवमेंट्स की भी बात हुई, रिलीजन की भी बात हुई। तो ये सारी तो बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है ना, ठीक है। The present age is described as the age of rights, and human rights as the only political moral idea that has received universal acceptance. ये भी हम पढ़ चुके हैं कि बेसिकली ह्यूमन राइट्स इज़ रिलेटेड टू एनी राइट जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। अगर वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है तो लोग उसको ह्यूमन राइट में कंसिडर नहीं कर रहे होते। द कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ related to human rights rank as some of the most noteworthy achievements of man in the 20th century, founded on the Universal Declaration of Human Rights UDHR. Human rights laws is now an indispensable part of international landscape. Human rights do not, of course, negate the sovereignty of state, although they constrain it in important way. International laws doesn't replace national laws. Rather, international laws instructs sovereign state or internationally accepted human rights, and for most parts leave it to state to implement those norms domestically. अच्छा, अब जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनली रिकग्नाइज लॉज में आ जाते हैं। तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम नेशनल लॉज को निकालते हैं। नेशनल लॉज भी मैटर करते हैं, बट इंटरनेशनल लॉज ये वो लॉज हैं जो कि ओवरऑल हर कंट्री से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इनको अपनी कंट्री में फॉलो करवाएं। और जो लोग, जैसे अभी अगर हम बात करें, हम ये जो यूएनओ की जितनी भी मीटिंग्स हो रही है, हम उसके अंदर हम किस चीज़ की बात करें। अगर हम कश्मीर के ऊपर बात करते हैं या हम फ़लस्तीन के ऊपर बात करते हैं, तो हम उनकी फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात कर रहे हैं ना। तो एनी वन अराउंड दी वर्ल्ड जिसकी ह्यूमन लाइक अगर आप उसकी एज बीइंग अ ह्यूमन उसकी किसी राइट को वायलेट करते हो तो वो यूनिवर्सल राइट में आ जाता है, वो नेशनल में नहीं आता, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में आ जाती है राइट्स फॉर ऑल, कि एक राइट ऐसा नहीं है कि एक राइट जो पाकिस्तान दे रहा हो वो अमेरिका ना दे, या अमेरिका दे रहा है तो पाकिस्तान ना दे। एवरी वन हैव दैट राइट, क्यों, अगर वो इंसान है तो, ठीक है। ह्यूमन डिग्निटी आ जाती है उसमें, हर इंसान की इज्जत है, नो मैटर ही इज़ अ सर्वेंट, ही इज़ अ लॉयर, ही इज़ एनीथिंग, हर इंसान की डिग्निटी है। यूनिवर्सलिटी मीन्स के ये वो लॉज हैं जो कि आपको पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाओगे उसको कोई वायलेट नहीं कर सकता। इनएलिएनेबिलिटी और इनडिविजिबिलिटी, ठीक है। अच्छा, अब ये भी वही एलिनेशन से ये वर्ड आता है, इनएलिएनेबिलिटी, ओके सॉरी, इनडिविजिबिलिटी, ठीक है। फिर एवोल्यूशन है कि कहाँ से, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब अभी लास्ट नोट्स में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में यही था ना कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आ गई, एम्स ओवरसीज ट्रीटीज प्रोटेक्टिंग वर्कर। 1919 में ये ह्यूमन राइट का जो एक्ट था ये पास हुआ था, दैट इज़ कॉल्ड द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्यों दिया गया था कि पहले जो वर्कर्स थे जो दूसरे मुल्कों में काम करने जाते थे उनके राइट्स की प्रोटेक्शन नहीं होती थी, तो फिर इसलिए ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये राइट्स इंट्रोड्यूस करवाए गए थे कि नो मैटर वर्ड ह्यूमन बीइंग किस कंट्री से बिलोंग करता है, वो अगर कहीं और काम करने जा रहा है तो उसकी प्रोटेक्शन को यकीनी बनाना हर कंट्री का की एक हर कंट्री के लिए ज़रूरी है। जहाँ पे वो जा रहा है उसको भी इसका ख्याल रखना है, और जिस कंट्री से वो जाता है उनको भी इस चीज़ का ख्याल रखना है। फिर लीग ऑफ नेशंस 1919, इसका एम था इंटरनेशनल पीस एंड कॉपरेशन।
ये लीग ऑफ नेशंस बनाई गई थी जिसमें डिफरेंट नेशंस ने अपना साइन किया एक जो बॉन्ड है, और इसका क्या मकसद था, इंटरनेशनल पीस एंड कॉपरेशन, के सब मिल के चले और पूरी दुनिया में अमन जो है वो क्रिएट किया जा सके। यूनाइटेड नेशन फिर आई 1945 में, कॉपरेशन इन इंटरनेशनल लॉज के सब एक इंटरनेशनल लेवल पे मिलके सारे नेशंस जो है वो लॉज बनाते हैं जो कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। जैसे इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए अब यूएन क्या करती है, एज मच एज पॉसिबल कोशिश की जाती है कि जंग ना हो। ठीक है, तो ये क्या है, दैट इज़ इंटरनेशनल सिक्योरिटी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे अभी कोविड आया, पूरी दुनिया जो है वो फेस कर रही है इकोनॉमिक क्राइसिस, फिर हम सब एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे हैं। सो दैट इज़ बेसिकली कि नेशंस आपस में मिल के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ चलें। ठीक है, और ह्यूमन जो फंडामेंटल राइट्स हैं। फिर यहाँ जो द लास्ट सर्मन ऑफ द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी खुतबा था, इज़ अनडाउटली द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि आज से 1400 साल पहले जो कि इंसानियत के लिए ह्यूमन राइट्स की बात की गई, जो सबसे पहला जो डिक्लेरेशन है जिसको हम सब मानते हैं, दैट इज़ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में कहा था, खुतबा हिज्जतुल विदा में, इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस इन द हिस्ट्री, यानी पूरी इस्लामिक हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो माना जाता है खुतबा। द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लियरली निगेट्स ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन डिस्क्रिमिनेशन, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियरली कहा कि किसी किस्म का भी डिस्क्रिमिनेशन कास्ट की बेस पे, क्रीड की बेस पे, ट्राइब की बेस पे नहीं होना चाहिए। और हम देखो आज भी हम मुसलमान होके हम कास्ट की बेस पे, मटेरियलिस्टिक थिंग्स की बेस